देर रात का पहर था। जंगली इलाका होने की वजह से चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। एक छोटी सी टेंट में नेहा और राजीव अपने हाथों को थामे हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दूसरे टेंट में पूरब और मेघना सो रहे थे। तभी अचानक से नेहा ने पलकें झपकाई। यस हार गई। राजीव खुशी से चिल्लाया। इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, बोलो क्या करना है। लेट मी टेल यू, याद है वो बरगद का पेड़ जो हमने दिन में देखा था? हाँ, जिस पर कई मटकियाँ लटकी हुई थी। हाँ वही। तुम्हें उस पेड़ के पास जाना है और उसके साथ अपनी एक सेल्फी लेकर वापस आना है। यार वो तो यहाँ से काफी दूर है तो सही, लेकिन टास्क तो पूरा करना ही पड़ेगा। नेहा टेंट से निकलकर उस तरफ चल दी। जंगल की खामोशी में उसके कदमों की आवाज टक 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 एक अलग ही तरह का डरावना माहौल पैदा कर रही थी। वो तेज तेज कदम बढ़ाते हुए उस पेड़ के पास पहुंच गई। यार कितना डर लग रहा है, जल्दी से सेल्फी ले लेती हूँ। उसने मोबाइल का कैमरा ऑन किया। उस पेड़ पर कई सारी मटकियां लटकी हुई थी। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो जैसे ही लड़खड़ाई, उसने खुद को गिरने से बचाने के लिए एक मटकी पकड़ ली। तभी पेड़ से बंधी रस्सी टूटी और वो मटकी के साथ साथ जमीन पर गिर पड़ी। मटकी जमीन पर गिरते ही टूट चुकी थी। उसके अंदर नींबू, मिर्ची, सिंदूर, एक काली गुड़िया, एक जायफल का टुकड़ा और एक कच्चा आम था जो कि अब खराब हो चुका था। अजीब बात है, इन मटकियों में इतना फालतू सामान होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। तभी नेहा ने जमीन पर गौर किया तो उसकी परछाई के पीछे एक और अक्स नजर आ रहा था। नेहा के दिल की धड़कनें तेज तेज चलने लगी। उसने झट से पलट कर देखा और उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। अब काफी देर हो चुकी थी और नेहा वापस नहीं लौटी थी। ये नेहा अभी तक वापस क्यों नहीं आई? उसने नेहा को कॉल लगाया, लेकिन उसका कॉल अब रिसीव भी नहीं हो रहा था। ये देखकर वो डर गया और दूसरे कैंप में जाकर उसने पूरब और मेघना को सारी बात बताई। तुझे उसको ऐसा टास्क देने की जरूरत क्या थी? पता है ना, जंगल में रात के टाइम कुछ भी हो सकता है। माना मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब प्लीज मेरे साथ चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब राजीव, मेघना और पूरब तीनों उसी बरगद के पेड़ की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर उन्हें नेहा पेड़ के पास ही बेहोश पड़ी नजर आई। ओह माय गॉड, नेहा! तीनों उसे उस हालत में देखकर परेशान हो उठे। नेहा आंखें खोलो। नेहा को होश नहीं आ रहा था तो वो तीनों उसे उठाकर टेंट की तरफ ले गए। बॉन फायर के सामने उन्होंने उसे लिटाया और फिर मेघना ने उसके चेहरे पर पानी छिड़ककर उसको होश में लाया। नेहा, आर यू ओके? नेहा ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, यही अच्छी बात है। उसके बाद चारों अपने टेंट में जाकर सो गए। अगले दिन दोपहर तक वहीं रुकने के बाद वो घर के लिए निकले। रात होते होते वो शहर पहुंच गए। मेघना ने राजीव और नेहा को उनकी सोसाइटी पर ड्रॉप कर दिया। नेहा अपने फ्लैट पर पहुंची तो राजीव भी उसके पीछे हो लिया। सॉरी नेहा, मेरे टास्क की वजह से तुम्हारे साथ क्या हो गया? मैं आज रात तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। आज रात में तुम्हारे पास ही रुक जाता हूँ। ओहो, सिचुएशन का एडवांटेज ले रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं दूसरे रूम में रुकने वाला हूँ, ठीक है? ओके। दरवाजा खोलकर दोनों हॉल में पहुंचे ही थे कि अचानक लाइट चली गई। नेहा को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई और तभी उसने नेहा के गले पर किस किया और अचानक से लाइट आ गई। नेहा राजीव को गुस्सेल नजरों से देखने लगी। क्या हुआ? तुमने अंधेरे का फायदा उठाकर अभी मुझे किस किया ना? क्या बोल रही हो? मैं तो तब से यहीं खड़ा हूँ। ऐसा कहकर राजीव एक कमरे में सोने चला गया। नेहा ने इसको राजीव की ही शरारत समझकर इग्नोर कर दिया और अपने कमरे में चली गई। बेड पर जाकर उसने लैंप को ऑफ किया और आंखें बंद करके लेट गई। कुछ देर बाद उसकी चादर किसी ने खींची। उसने सोते हुए ही चादर वापस ऊपर खींच ली, लेकिन तभी किसी ने दोबारा उसकी चादर खींची और इस बार नेहा की आंख खुल गई और उसने लैंप ऑन किया। उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं है और उसकी चादर जमीन पर पड़ी है। यार चादर वहाँ कैसे पहुँची? वो जैसे ही चादर लेने के लिए बेड से उतरी, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई और सांसें गले में अटक कर रह गई। उसने हिम्मत करके एक झटके में पीछे पलट देखा और जोरों से चिल्ला उठी। उसकी चीख सुनकर राजीव जाग उठा और उसने कमरे की तरफ भागना शुरू किया। नेहा बेड पर अपने घुटने में मुंह छिपाए बैठी थी।
नेहा, आर यू ओके? उसने एक झटके के साथ राजीव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। उसने नाइटी पहनी हुई थी जिसमें उसका बदन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक और आंखों में काजल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। तुम चिल्ला क्यों रही थी? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इडियट, इतनी सी बात नहीं समझते। ऐसा कहकर उसने झट से राजीव को गले लगा लिया और अपने हाथों को उसकी कमर पर फेरने लगी। राजीव ने अब महसूस किया कि वो अपने तेज नाखूनों से उसकी कमर को खरोंच रही है और उसकी कमर से खून निकलने लगा था। ये क्या कर रही हो तुम? ऐसा कहते हुए वो नेहा से अलग हुआ। नेहा की आंखें लाल लाल चमक रही थी और नाखून किसी डायन की तरह खूंखार हो गए थे। राजीव कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो उस पर झपटी और उसके सीने में बैठ गई। नेहा, लीव मी, छोड़ो मुझे। तभी नेहा ने दोनों हाथ से उसका सीना चीर डाला और उससे खून की तेज धार निकली और राजीव वहीं ठंडा पड़ गया। सुबह जब नेहा की आंख खुली तो वो अपने बेड पर अकेली थी। उसको वो सारी घटना याद आई जो रात को हुई, लेकिन उसका कमरा अब एकदम साफ था। बेड पर भी खून का कोई नामो निशान नहीं था। यार, मेरे साथ क्या हो रहा है? वो सपना था या सच? तभी डोरबेल बजी और उसने जाकर मेन डोर खोला। सामने उसका बड़ा भाई रोहित खड़ा था। कैसी हो मेरी प्यारी बहना? अचानक से भैया को सामने देख वो खुशी से उसके गले लग गई। अरे लगता है इस बार कुछ ज्यादा ही मिस कर रही थी मुझे। हाँ भैया, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। भैया से मिलकर नेहा की हिम्मत सी बढ़ चुकी थी, फिर भी उसने रोहित से कोई बात शेयर नहीं की। दोपहर के वक्त नेहा किचन में खाना बना रही थी। रोहित हॉल में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। नेहा को महसूस हुआ कोई उसकी कमर पर बेतहाशा अपना हाथ घुमा रहा है। फिर से उसकी सांसें अटकने लगी। उसने एक झटके से पीछे मुड़कर देखा तो किचन की लाइट्स बंद हो गई और ऐसा लगा कि किसी ने कसकर उसे गले लगा लिया है। उसने चीखना चाहा तो उसके मुंह से आवाज तक न निकली। तेज नाखूनों वाला हाथ उसकी जुल्फों से खेल रहा था। फिर उसके कानों में एक भयानक सी आवाज आई, तुम अब मेरी हो नेहा। उसकी चीख सुनकर रोहित जल्दी से किचन में पहुंचा। उसने देखा कि नेहा शेल्फ पर अपने हाथ को रखकर दूसरे हाथ में चाकू पकड़े हुए उस पर निशाना लगा रही है। नेहा, तुम ये क्या कर रही हो? नेहा ने एक झटके से उसकी तरफ देखा और उस पर चाकू से हमला किया। रोहित के हाथ से खून निकलने लगा। वो दूसरा हमला करने ही वाली थी कि रोहित ने उसे रोका और बड़ी मुश्किल से काबू किया। वो तरह तरह की भयानक आवाज निकाल रही थी। ये अब मेरी है, तू भी मारा जाएगा, कच्चा चबा जाऊंगा तुझे। रोहित बड़ी मुश्किल से उसको कमरे में लेकर गया और उसको बंद कर दिया। मुझे बाहर निकाल मुझे। तभी किचन से नेहा के मोबाइल के बजने की आवाज आने लगी। रोहित किचन में पहुंचा और कॉल रिसीव किया। ये कॉल पूरब का था। रोहित ने उसको सब कुछ बताया और जल्दी से घर आने को कहा। थोड़ी ही देर में पूरब और मेघना वहां पहुंच गए। कल रात हमने राजीव और नेहा को एक साथ यहाँ ड्रॉप किया था और अब राजीव पता नहीं कहाँ गायब है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो सुबह वो यहाँ भी नहीं था। मुझे तो जरूर भूत प्रेत का चक्कर लगता है। तुम लोग जब पिकनिक पर गए थे वहाँ पर नेहा के साथ कुछ अजीब हुआ था क्या? कुछ बहुत ही वियर्ड सा। ये सुनकर मेघना और पूरब ने एक दूसरे का मुंह देखा और फिर रोहित को उस मटकी की सारी कहानी कह सुनाई। जरूर उस मटकी में ही कुछ मुसीबत थी। तुम लोग मुझे वहाँ लेकर चलो। मैंने उस पेड़ की फोटोज खींची थी। मेघना ने मोबाइल में रोहित की फोटोज दिखाई। खोलो मुझे, अब मैं और कैद नहीं रह सकता। अंदर से नेहा दरवाजे को पीट रही थी। तुम लोग मेरे साथ चलो, हमें किसी अच्छे से तांत्रिक की जरूरत है। रोहित उनको लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास गया। मेघना ने बाबा को उस मटकी वाले पेड़ का फोटो दिखाया, जिसे देखकर बाबा की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो घोर अनर्थ हो गया। ये जो मटकियां तुम देख रहे हो, इनमें से हर मटकी में न जाने कितने सालों पुराने प्रेत कैद हैं। जब किसी पर प्रेत का साया होता है तो उस साये को उतार कर उस मटकी में कैद कर लिया जाता है। बरगद के पेड़ के आसपास उनकी शक्तियां कम हो जाती है, इसलिए इन मटकियों को बरगद के पेड़ के तने पर ही लटकाया जाता है। इसका मतलब है कि जो मटकी हमें वहाँ फूटी हुई दिखाई दी थी, उसके अंदर के प्रेत ने नेहा को पोजेस कर लिया है। हाँ, और हमें जल्द ही उसका उतारा भी करना पड़ेगा। रात के 8 बजे रोहित, मेघना
पूरब और बाबा नेहा के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। अब उसके कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि कमरे में कोई नहीं था। कहाँ गई ये? यही तो थी। तभी अलमारी के ऊपर बैठी नेहा उन सभी पर कूद पड़ी। आ, 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 आ। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ा और उस पर भस्म फेंकनी चाही, इससे पहले ही वो कमरे से बाहर भाग गई। पकड़ो उसे। सभी बाहर निकले तो उसकी सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी। रोहित ने गौर किया कि उसकी आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। रोहित भागकर स्टोर रूम में गया तो वो रोहित पर झपट पड़ा। वो रोहित के मुंह पर, हाथों पर अपने तेज नाखूनों से बुरी तरह खरोंच रही थी। जब पूरब ने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो उसने पूरब का हाथ पकड़कर उसकी कलाई पर अपने दांत गड़ा दिए। सभी उसे छुड़ाने में लगे थे लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। बाबा ने तभी उसके ऊपर मंत्र पढ़कर कोई भस्म फेंकी जिससे वो चिल्ला उठा। पूरब और रोहित ने मिलकर उसके हाथ और पैर बांध दिए। तांत्रिक बाबा ने उसके चारों ओर एक घेरा खींचा और उसमें एक मटकी रख दी। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, चुपचाप इस मटकी में समा जा। नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर बाबा ने उस पर फिर से भस्म फूंकी। जाता है कि नहीं? नहीं जाने वाला। तो ठीक है, अब मुझे 40 मंत्र पढ़ना ही होगा। बाबा ने आंखें बंद की और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। ये सुनकर उससे अब रहा नहीं जा रहा था। उसने गहरे से बाहर आने की कोशिश की तो उसको बिजली का झटका सा लगा। बाबा फिर भी हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे थे। वो अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्ला रही थी। बंद कर इसे। चुप हो जा तांत्रिक, चुप हो जा, वरना तुझे खत्म कर दूंगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। नेहा बहुत जोरों से चिल्लाई और उसके शरीर से आत्मा निकलकर उस मटकी के अंदर समा गई। बाबा ने उस पर काला कपड़ा ढककर उसका मुंह बंद कर दिया। अब ये कुछ ही देर में होश में आ जाएगी, इसका ध्यान रखना, और मैं इस मटकी को इसकी सही जगह पर पहुंचा देता हूँ। ऐसा कहकर बाबा वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब नेहा होश में आई तो अपने भाई रोहित के गले लग गई। राजीव की याद में उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कुछ ही दिनों में नेहा बिल्कुल पहले की तरह रहने लगी। पूरब और मेघना भी अब उस हादसे को भूल चुके थे और रोहित भी अपना बिजनेस संभालने दिल्ली जा चुका था। 2 महीने बाद एक लड़का और एक लड़की हाथ में कैमरा लिए हुए जंगल की फोटोज ले रहे थे। तभी लड़की की नजर उस बरगद के पेड़ पर पड़ी। अरविंद, वो देखो। अरे वाह, इतनी सारी मटकियाँ, लेकिन इनको बेचने वाला कहाँ है? मजाक छोड़ो और इसके साथ मेरी कुछ फोटोज क्लिक करो। ऐसा कहकर वो उस पेड़ के करीब गई। तभी उसका पैर फिसला और उसका हाथ लगने से एक मटकी फूट गई। उसके बाद मटकी में धुआं सा निकला और एक भयानक हंसी फिजा में गूंज गई।